नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार साहू यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज की चर्चा करने से पहले आप लोग को बता दूं कि जो पहला क्लास है शिक्षा मनोविज्ञान का, जिसमें मनोविज्ञान को मैं विस्तृत अध्ययन किए हम लोग, उसके बारे में आप लोग को ज़रूर देखना है ताकि आपका दूसरा वीडियो समझ में आए। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां पे जाके अगर नहीं देखे तो कृपया करके उसको देख लीजिएगा और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे तो हम लोग क्या होता है, इसका दोनों अलग अलग है। शिक्षा अर्थात एजुकेशन, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन होता है, और मनोविज्ञान जिसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है, साइकोलॉजी। इसके बारे में हमने कल विस्तृत अध्ययन किया था, मैं अभी पहले बताया हूँ, उसको आप लोग बिल्कुल जाके वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, तो साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइक एवं लॉगिस। तो साइक का अर्थ होता है सोल अर्थात आत्मा, और लॉगिस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन करना। और इसका बात करेंगे हम लोग तो दार्शनिक काल से लेकर आपका 16वीं शताब्दी तक के, इसका अर्थ था आत्मा का अध्ययन करना, है ना। जो आपका 20वीं शताब्दी में इसका परिभाषा अगर बात करेंगे हम लोग तो व्यवहार का अध्ययन हो गया इसका, है ना। 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, व्यवहार का अध्ययन करना। तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे शिक्षा, और शिक्षा का अर्थ होता है, क्या होता है आपका, सिखाना या सीखना, सीखना या सिखाना, यह हम कह सकते हैं व्यवहार का परिमार्जन। व्यवहार का परिमार्जन अर्थात शिक्षा में त्रुटि का सुधार करना, है ना, यही होता है। तो अब यहाँ पे हम दोनों को मिला के देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या बोलेंगे, व्यवहार का परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या होता है, व्यवहार का परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। अर्थात हम इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा के त्रुटियों को सुधार करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, है ना, ये होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान विधेयक और नियामक दोनों प्रकार का होता है ना। अगर विधेयक का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है। और इसी चीज में हम बात करेंगे, नियामक में बात करेंगे तो ये मूल्यांकन पर आधारित होता है, मूल्यांकन पर आधारित होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये दोनों होते हैं, विधेयक विज्ञान और नियामक विज्ञान दोनों प्रकार के होते हैं। और जो विधेयक विज्ञान में हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या होता है, आपका तथ्यों पर आधारित होते हैं, और नियामक विज्ञान में आपका मूल्यांकन पर। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है ना। अब यहाँ पे जैसे कि हमने कल क्या देखे थे, मनोविज्ञान की परिभाषा देखे थे, आज देखेंगे हम शिक्षा की परिभाषा है। तो शिक्षा की परिभाषा की बात करेंगे तो दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक सुकरात के अनुसार इन्होंने कहा है कि सर्वमान्य विचारों को विकसित करना, है ना, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में जो विलुप्त है। तो इसका मतलब क्या देखेंगे हम लोग, सर्वमान्य विचारों को विकसित करना जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। मतलब ऐसे जो विचार जो लोगों के मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में विलुप्त है, उसको विचारों को विकसित करना ही आपका शिक्षा कहलाता है। और यहीं पे हम देखेंगे प्लेटो के अनुसार, तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। तो प्लेटो के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो का एक पुस्तक है रिपब्लिक, जिसमें उसने बताया है, शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य यह है कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। चलिए उसके बाद देखेंगे अरस्तु के अनुसार, है ना। अरस्तु के अनुसार आप लोग को ध्यान रखना है, अरस्तु जो है इसके बारे में हम लोग जब हम मनोविज्ञान का चर्चा करेंगे तो मनोविज्ञान में इसको अगर आदि मनोविज्ञान का जनक माना गया है अरस्तु को, ठीक है। चलिए ध्यान रखते हैं। तो अरस्तु ने वहां पे अगर बात करेंगे मनोविज्ञान का तो आदि मनोविज्ञान का जनक है। और यहाँ पे शिक्षा की परिभाषा में बात करेंगे तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। अरस्तु के अनुसार क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है,
ठीक, चलिए, और यहाँ पे हम बात करेंगे जॉन डीवी, है ना। जॉन डीवी के अनुसार हम बात करेंगे तो शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने, है ना, मतलब यहाँ पे बात करेंगे वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी। ठीक, चलिए, अब हम देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। तो शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना। कहने का मतलब यह है कि आपके मन मस्तिष्क में या अंतः शक्तियों में जो विचार होती है ना, उसको बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि क्या है ना। अब बात करेंगे हम लोग किसमें, पोस्टोलॉजी। तो पोस्टोलॉजी के अनुसार हम बात करेंगे तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियां का स्वाभाविक और गतिशील विकास है। कहने का मतलब ये क्या है कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास है, विकास ही शिक्षा कहलाता है। ठीक, चलिए अब देखेंगे हम लोग महात्मा गांधी ने भी यहाँ पे शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शरीर, मन और आत्मा, क्या चीज, शरीर, मन और आत्मा को समुचित विकास से है। मतलब शिक्षा का तात्पर्य किससे कहा है उसने, हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे आत्मा से, है ना, के विकास से ही को ही शिक्षा कहा गया है। तो चलिए अब यहाँ पे हमने शिक्षा का परिभाषा देखे, अब शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है, अगर बात करेंगे हम लोग शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो हिंदी शब्द ही शिक्षा है और अंग्रेजी शब्द क्या होता है, एजुकेशन होता है ना। और ये हिंदी जो शब्द होता है, ये शिक्षा, ये किस भाषा से बना है, तो संस्कृत के शिक्षा धातु से बना है। जैसे कि हमने कल देखे थे क्या चीज, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने क्या बताया था कि मनोविज्ञान जो शब्द है ये गैरेट के अनुसार बात करेंगे तो किसमें, लैटिन भाषा का है, लेकिन कहीं कहीं हमको ग्रीक भाषा देखने को मिलता है। और ये दोनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछला वीडियो में, आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक जरूर दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे आते हैं फिर से। तो शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है ना। और यहीं पे हम बात करेंगे अंग्रेजी के, अंग्रेजी में बात करेंगे तो ये लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या है, ब्राइंग टू अप गेदर, है ना, टू ब्राइंग अप ग्रेदर से। और यहाँ पे शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ज्ञान से होता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि क्या है। उसके बाद हम देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा में मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या चीज, प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो किसका योगदान है, जॉन डीवी का। और जॉन डीवी ने शिक्षा के त्रिध्रुवीय, है ना, आपका ट्रिपोलर प्रोसेस बताया है यहाँ पे, त्रिध्रुवीय। कल इसके बारे में मैंने विस्तृत अध्ययन में भी बताया था, आज हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे कि ये क्या है। ठीक है, चलिए उसको आगे देखेंगे हम लोग। तो अब हमने इससे पहले हमने क्या पढ़े थे, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा। अब यहाँ पे दोनों में देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से आशय। तो शिक्षा मनोविज्ञान से आशय क्या है, तो छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि, क्षमता, है ना, जानने में शिक्षक का ज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यहाँ पे बात करेंगे छात्रों की आवश्यकता, रुचि को जानने में शिक्षक का ज्ञान, है ना, और उसकी क्षमता, रुचि के साथ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्षमता। ठीक है, क्षमता, क्षमता को जानने में शिक्षक का जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। और वैज्ञानिक जो समूह के बालक की शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन कक्षाओं में कराते हैं उसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोवैज्ञानिक से दोनों तात्पर्य को समझ गए हम, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि, क्षमता जानने में शिक्षक का जो ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा क्या होता है, बालकों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मतलब शिक्षण सीखने की प्रक्रिया या शिक्षा सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन कक्षाओं में कराते हैं, उसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहते हैं, है ना।
चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे तो प्राचीन काल में अगर बात करेंगे तो ज्ञान केंद्रित या शिक्षक केंद्रित था। शिक्षा क्या था? ज्ञान केंद्रित या शिक्षक केंद्रित था, जो वर्तमान में क्या है आपका बाल केंद्रित है। इसके बारे में मैं पहले आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसके बारे में फिर हमने पहला वीडियो में विस्तृत अध्ययन किए थे क्या होता है ना, तो आप लोग जरूर जाके उसको देखिएगा। चलिए, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय बात करेंगे तो गिजू भाई है, और विश्व में बात करेंगे हम लोग तो कौन है, आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पूरा क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इसको याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? आदि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो इसमें आपको अरस्तु को लेना है। और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक का बात करेंगे हम लोग तो इसमें विल्हेम वुंड और विलियम जेम्स को लेना है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करेंगे तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को लेना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है ना, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है तो किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे मनोविज्ञान की एक शाखा है, क्या चीज? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसे सीखने या सिखाने की प्रक्रिया है। इससे पहले हमने शिक्षा की परिभाषा देखे थे, तो ये उसी से रिलेटेड ही आपका शिक्षा मनोविज्ञान बनेगा, है ना। सीखने या सिखाने की प्रक्रिया शामिल होती है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे व्यवहार का परिमार्जन करना, अर्थात शिक्षण कार्य में त्रुटियों का सुधार करना, है ना। चलिए, तो आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से आशय। शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग करना। जैसे ही मैं बताया था अभी, शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन अर्थात शिक्षा, है ना, परिभाषा में देखें तो ये वही चीज को बोल रहे हैं, शिक्षा एवं सिखाने की प्रक्रिया को सुधारना। कहने का मतलब उसको सुधारना क्या कहलाता है? आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। तो हमको किस तरीके से सुधारना है और कैसे सुधारना है, इसके बारे में भी एक क्या होता है विज्ञान या कला है, जिसको हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रयोग करने से है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो यह शैक्षणिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। मैं पहले बताया हूं कि शिक्षा का अर्थ क्या है? व्यवहार का परिमार्जन, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में त्रुटि को सुधार करना। और मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या होता है, हम लोग 20वीं शताब्दी में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है व्यवहार का अध्ययन करना, है ना। और दोनों को अगर मिला के बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में तो व्यवहार का परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। चलिए, और यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है विधेयक और नियामक दोनों प्रकार का होता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे विधेयक मतलब क्या होता है? तथ्यों पर आधारित होता है, और नियामक मतलब क्या होता है? मूल्यांकन पर आधारित होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान पूर्ण रूप से कला है ना ही पूर्ण रूप से विज्ञान है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। इसको आपको याद रखना है ना, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है आपका? कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है ना। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे क्या है, शिक्षक, है ना, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? बाल केंद्रित है ना। बाल केंद्रित होने से क्या होता है? अध्ययन कार्य मतलब रुचि हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है। कहने का मतलब अपनी रुचि, अपनी क्षमता, है ना, और अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुसार क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्यात्मक विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको आपको याद रखना है, परिभाषा को क्या क्या है, कैसे है ना। उसके बाद फिर आगे एक आध परिभाषा और देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि जब हम बाल केंद्रित शिक्षा करते हैं तो शिक्षण कैसा होता है? बालकों के रुचि और क्षमता के अनुसार होता है ना, रुचि के अनुसार होता है। तो जब बालकों के या स्टूडेंट के रुचि के अनुसार होगा तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए क्या होता है? मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक होती है। यहाँ पे क्या होता है? केवल सीखने के लिए, है ना, सीखने के लिए क्या होता है? मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। और ये प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है? पाठ्यक्रम और शिक्षक, ये दोनों आपका
प्रोत्साहनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें बच्चा स्वयं सक्रिय होकर सहभागिता द्वारा अधिगम का अनुभव करता है, मतलब सीखने का अनुभव करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम आपका शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। अब यहाँ पे बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियां है ना, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपका व्यवहार का परिमार्जन करते हैं, अर्थात शिक्षण कार्य करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे वैज्ञानिक विधियां। वैज्ञानिक विधियों में दो प्रकार से हम बात करेंगे, क्या चीज, इसके बारे में, है ना। एक होता है आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरा वस्तुगत विधि। आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था, विल्हेम वुंट ने। इसके बारे में भी मैं पिछले क्लास में विस्तृत अध्ययन किया था कि इसका जो आपका शिष्य है, छात्र, कौन, टीचनर, है ना। टीचनर ने इसको क्या किया था, स्वयं का मूल्यांकन करके स्वयं के अंदर झांकना बताया था और उसने इसका रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया था, जिस इसके सारा विस्तार अध्ययन पहले क्लास में किया हूँ। आप लोग कृपया करके उसको देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो को समझने में या फिर इस, है ना, पाठ्यक्रम को समझने में आपको ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए, इसका तात्पर्य स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के द्वारा करना अथवा अपने अंदर झांकना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे आत्मनिरीक्षण कहलाता है ना। और वस्तुगत विधि में हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से कुछ फेमस है। समस्या समाधान विधि, आपका मनोविश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, है ना, खंडीकरण विधि, ये खंडिक हो गया है, खंडीकरण विधि, है ना, ये याद रखना इसको, खंडीकरण विधि, सांख्यिकी विधि, नैदानिक विधि, ये सब आपका वस्तुगत विधियां होता है जिसका हम अध्ययन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्व मेथड, है ना। इसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व मेथड। और इस मेथड में क्या होता है, एक विद्यार्थी को, एक बालक को प्रॉब्लम दी जाती है और उसका सॉल्यूशन स्वयं विद्यार्थी ही खोजता है और इससे क्या होता है, शिक्षा लेता है ना, ज्ञान अर्जित करता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है, मतलब किसको, छात्र को, छात्रा या छात्र को एक प्रॉब्लम दी जाती है ना, और उसका सॉल्यूशन और स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं, मतलब उसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, इसी को कहते हैं। और इसके स्टेप क्या है, तो हम बात करेंगे, स्टेप में बात करेंगे तो समस्या को चुनना। सबसे पहले स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम दिया जाता है उस समस्या को चुनेंगे और उस समस्या का क्या करेंगे, कारण ढूंढेंगे, और समस्या को कारण ढूंढने के बाद फिर उससे क्या करेगा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, मतलब उससे संबंधित सूचनाओं को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे, है ना। समस्या से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करेंगे और उसका समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे, समाधान का व्यवहारिक प्रयोग करेंगे फिर। तो ये स्टेप होता है आपका समस्या समाधान विधि में, जिसको मतलब एक स्टूडेंट को शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है किसी भी विषय में, और उसके बारे में फिर निम्न स्टेप द्वारा उसको क्या करते हैं, स्वयं करके सीखते हैं और नॉलेज लेते हैं। चलिए, अब देखेंगे मनोविश्लेषण विधि। तो मनोविश्लेषण विधि में हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो जन्मजात सिगमंड, है ना। यहाँ पे जन्मजात क्या होता है, जन्मदाता कौन है इसका, सिगमंड फ्रायड। इसके बारे में भी हमने कल पढ़े थे विस्तृत, है ना। तो सिगमंड फ्रायड है और इसका विकास किसने किया था, एल्डर व जंग ने किया था, है ना। इसे मन मस्तिष्क का विश्लेषण किया गया है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिगमंड ने क्या किया, मन मस्तिष्क का विश्लेषण किया है। और यहाँ पे फ्रायड ने 3 टाइप का मन बताया है, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन क्या होता है कि इसमें वर्तमान में जो विचार होता है उससे रिलेटेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, चेतन मन। जैसे कि मैं पिछले क्लास में भी कहा था कि हम वर्तमान में अभी पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ आपको, जैसे कि शिक्षा का परिभाषा आपको जानने के बाद आपको मन में जो विचार उत्पन्न हुआ उससे, है ना, जो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है उसी को हम चेतन मन कहेंगे। अर्धचेतन मन कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें हम तुरंत ज्ञान नहीं होता लेकिन कुछ समय देकर याद किया जा सकता है। जैसे कि मैं पूछूंगा कि कल मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोग को, तो आप लोग को हो सकता है कि पूरा लाइन टू लाइन याद ना हो, लेकिन हो सकता है कुछ बातें आप थोड़ा सा समय दोगे, टाइम दोगे तो आपको याद आने लगेगा, उसको हम कहेंगे अर्धचेतन,
है ना, सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद अचेतन मन। अचेतन मन में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि वे बातें शामिल होता है जिसमें हम सारी बातों को भूल चुके हैं और याद करने की कोशिश करने के बाद भी हम इसको याद नहीं कर पाते हैं। और इसमें उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो स्वप्न विश्लेषण और सम्मोहन की सहायता, है ना, ये सब आपके इसके अंतर्गत आता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग आगमन विधि। आगमन विधि में हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को, है ना, छात्रों को पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताया जाता है। तो आपको याद रखना है इसमें क्या होता है, आगमन में पहले उदाहरण फिर आपको क्या बताया जाता है, नियम बताया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, आगमन विधि। और यह विधि क्या होता है, छात्र केंद्रित होता है ना, ये विधि छात्र केंद्रित। इसमें क्या होता है, सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का, है ना, प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। तो समझ में आ रहा है कि मैं पहले क्या बताया, पहले आपको कंप्लीट उदाहरण दे देंगे किसी के ऊपर और उसी उदाहरण से आपको नियम की ओर लेके जाएंगे, है ना। और जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देता है, मतलब यहाँ पे फिर क्या होता है, करके सीखने पर बल होता है। तो विधि में तक करते हुए हम बात करेंगे तो यहाँ पे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आगमन विधि में क्या है, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। इस क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी अनुभव हो जाएगा। तो चलिए, तो इसमें कुछ देख लेते हैं तर्क क्या होता है। उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका निगमन विधि का आप कह सकते हो एक प्रकार से तर्क या उदाहरण है ना, इसके माध्यम से समझते हैं। तो इसमें सिंपल एक वर्ड में हमको समझना है, क्या समझना है, आगमन विधि कहने का मतलब पहले एग्जाम्पल दिया जाता है फिर आपको लॉ बताया जाता है, मतलब एग्जाम्पल देने के बाद आपको नियम की ओर लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग निगमन विधि। तो निगमन विधि में हम बात करेंगे इसमें, तो इस विधि में क्या होता है कि जस्ट उल्टा, है ना, जस्ट उल्टा होता है किसके, आपका आगमन विधि के। इसमें उसमें क्या देखे थे, पहले उदाहरण दिया जाता है फिर मतलब क्या कीजिए नियम को बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पहले नियम का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कोई मैथ्स है तो यहाँ पे पहले मैथ्स का फार्मूला बता देंगे, उसके बाद आपको मतलब क्या करेंगे, हल कराएंगे। तो यहाँ पे वही चीज है ना। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दे दिया जाता है, उसके पश्चात उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है और ये शिक्षक केंद्रित होता है। जबकि आगमन विधि में क्या बताया था, वो बाल केंद्रित होता है और ये शिक्षक केंद्रित होता है ना, याद रखना। इसमें सारे नियम सीखते हैं, शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। तो इस विधि में हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं पहले बताया था जस्ट उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। उल्टा कहने का मतलब आगमन विधि से जस्ट उल्टा यहाँ पे होता है, इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि का मतलब प्रवर्तक कौन था, तो किलपैट्रिक था और यह विधि अनुभव केंद्रित है, ठीक है। ये क्या है, आपका अनुभव केंद्रित है। बालकों को समाजीकरण पर विशेष बल दिया जाता है प्रोजेक्ट विधि में, और इसमें आपका बात करेंगे तो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या होता है। तो ये इसके प्रवर्तक क्या है, किलपैट्रिक, और यह विधि अनुभव केंद्रित होता है ना। बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देते हैं। विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्वयं के विचारों के आधार पर करता है ना, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है इसमें। और यह विधि क्या होता है, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि में विचार विमर्श करके जानकारी प्राप्त करना होता है ना, प्रश्न उत्तरी के माध्यम से अध्ययन करना होता है। प्रश्न उत्तरी कहने का मतलब एमसीक्यू, जैसे कि हम नेक्स्ट क्लास में मैं बता रहा हूँ कि एमसीक्यू इसमें करेंगे, और एमसीक्यू के माध्यम से जब अध्ययन करेंगे हम, है ना, इसके बारे में कुछ चीजों को बताएंगे, तो वही चीज आपका क्या कहता है, आपका प्रश्नावली विधि या एमसीक्यू कहलाता है, ठीक है। चलिए, और इसे साक्षात्कार विधि भी कहा जाता है। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इसे क्या कहा जाता है, साक्षात्कार विधि। चलिए आगे देखते हैं प्रयोगात्मक विधि।
तो प्रयोगात्मक विधि का अगर बात करेंगे तो ये जर्मनी वैज्ञानिक विलियम जेम्स और उंट ने, है ना, विल्होम उंट ने 1879 में जिंगपिंग, है ना, जिपलिंग में मनोवैज्ञानिक का प्रथम स्थापना किया था और इस विधि लोकप्रिय बनाया। कहने का मतलब यह है कि प्रयोगात्मक विधि को बात करेंगे तो लोकप्रिय कहाँ पे बना था, ये आपका जर्मनी। ये जर्मनी के वैज्ञानिक है और ये आपका जर्मनी में ही है। ये कहाँ पे है, आपका जर्मनी में, जर्मनी। ठीक है, इसको याद रखना आप, जर्मनी को। तो यहाँ पे क्या होता है, जर्मनी, क्योंकि यहाँ पे जिपलिंग में ही प्रथम प्रयोगशाला खोला गया था। ठीक है, चलिए, उंट ने, और इस विधि को, और यहीं पे ही इस विधि को क्या किया गया है, लोकप्रिय बनाया गया है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य चरों घटनाओं के माध्यम से, है ना, चरों घटनाओं के मध्य संबंध स्थापित करना होता है। और इसमें क्या होता है कि 3 प्रकार के चर होते हैं, मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में भी पहले हम लोग विस्तृत अध्ययन किए थे, है ना। स्वतंत्र चर कौन होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्वतंत्र चर होते हैं शिक्षक। ठीक है, आश्रित चर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आश्रित चर होता है पाठ्यक्रम, है ना। आश्रित चर कौन होता है, पाठ्यक्रम। ठीक, और मध्यस्थ, है ना, मध्यवर्ती चर। तो मध्यवर्ती चर अगर बात करेंगे, सॉरी, यहाँ पे आश्रित चर कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगर स्वतंत्र चर की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, आपका शिक्षक होगा, है ना। और आश्रित चर कौन होता है, आपका बालक होता है या छात्र होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और मध्यवर्ती चर क्या होता है, यहाँ पे पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, और इसका विस्तृत अध्ययन भी हमने पिछले क्लास में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग नैदानिक विधि। नैदानिक विधि जो होता है ये चिकित्सा शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षणों का पहचान करना और उसके कारण का पता लगाया जाता है नैदानिक विधि में। तो आपको याद रखना है इसमें क्या होता है, आपका चिकित्सा शास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है ना। और इसमें रोगात्मक लक्षणों का क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो जैसे बच्चों का हकलाना, अपराधी बालक, बच्चों के पढ़ने में कठिनाई, उत्तेजित बालक, ये सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, किसमें, नैदानिक विधि में। चलिए आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। अगर हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य, तो इसमें आपको अगर पूरा समझ आ गया है तो फिर किसी भी प्रकार का उद्देश्य, मतलब इसमें सारा चीज आ जाएगा। जैसे हम बात करेंगे शिक्षण विधियों में सुधार करना। सबसे पहले हमने देखे ना, अभी वर्तमान में आया है नया शिक्षा नीति, जो 10+2 को एक्सचेंज करके क्या कर दिया, 10+3+3+4 इस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, शिक्षण विधियों में सुधार करना इसका उद्देश्य होता है। उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, जैसे यहाँ पे हम देखें, है ना, उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, बच्चों में क्या होता है, बालकों में उसके अनुसार, है ना, उसकी क्षमता और मानसिक योग्यता के अनुसार, जैसे कि आप देखेंगे KG1 या पहली के छात्रों में क्या होता है, उसमें रंगीन चित्रों के साथ समझाया जाता है। तो यही सब क्या होता है कि उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करने में भी सहायक होता है। माता पिता, अभिभावक, है ना, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना यहाँ पे। ठीक है, शिक्षण, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। शिक्षण विधियों में सुधार करना, बालकों को व्यावसायिक परामर्श व निर्देशन देना। ठीक है, हमारे ये चैप्टर भी है दोस्तों, जिसमें हम लोग आपका देखेंगे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, है ना, या फिर हॉस्टल वार्डन में, तो इसका परामर्श और निर्देशन भी है, इसमें हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति करना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति का शिक्षा के उद्देश्य भी प्राप्ति करने में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं तक देखेंगे दोस्तों। यदि आप लोग को PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग को WhatsApp में अपना नाम लिख के सर PDF करके भेजना है। ठीक है, और आप लोग हाँ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में जो शिक्षण साथी हैं वो वहाँ तक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।